हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं घटना चक्र बीपीएससी पूर्वालोकन सामान्य अध्ययन की ये बुक है। और ये बुक जो है बिल्कुल नई अपडेट के साथ आई हुई है, यानी वर्ष 2023 के लिए। इसके अंदर जो है 1992 से लेकर 2022 तक, यानी 38वीं बीपीएससी से लेकर और 67वीं बीपीएससी तक के पेपर को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये बिल्कुल नई अपडेट के साथ ये बुक आई है। और इसके जो पेपर इंक्लूड है इसके अंदर, ये सब्जेक्ट वाइज मोड में इंक्लूड है। तो ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स की पेपर, ये सारा पेपर जो है पेपर इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है सब्जेक्ट वाइज मोड में। और इसमें जो है अब तक जो है मैंने इतिहास का और पॉलिटी का और विश्व भूगोल का इतना वीडियो मैं बनाकर अपने चैनल के ऊपर मैं अपलोड कर रखा हूं। और अब तक आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस आते हैं और यहीं से आते हैं क्वेश्चंस। अगर आप इनको अच्छी तरह से कर जाइएगा तो आपको किसी और बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप इतना कर लीजिए, आपके क्वेश्चंस जो है अप्रॉक्स जो है, अगर इस पूरे बुक को कीजिएगा तो अप्रॉक्स जो है आपके 60% मैं बात कर रहा हूँ, 60% क्वेश्चंस आपको सिर्फ एक बुक से फंसेगा, यहाँ से सिर्फ एक बुक से। तो इसलिए मैं इस बुक को करा रहा हूँ। ये बच्चे का डिमांड था कि सर मुझे रिवीजन करने में ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए आप एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए ताकि मैं रिवीजन कर सकूँ। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने के लिए तैयार हूँ वो है भारत का भूगोल। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, भारत का भूगोल। और हाँ, अब तक अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आप तक पहुँच जाए। और वीडियो को अंत तक देखा कीजिए और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे भारत का भूगोल। तो इसका जो है ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत विस्तृत है। तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये करना काफ़ी ज़रूरी है, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो आइए हम आपको इसके थोड़ा सा बताते हैं इसके बारे में। जो हमारा भारत है, भारत का जो विस्तृत है, ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट ये उत्तरी अक्षांश पे है। और जैसे इधर से लेकर ऊपर अगर आप जाएंगे तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर और ये ऊपर में 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और जो हमारा भारत है पूरब से पश्चिम के तरफ है, यानी पूरब से 68 डिग्री, इधर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, और इधर जो होगा हमारा 97 डिग्री 25 मिनट पे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरब है, पूर्वी देशांतर की बात है। तो हमारा जो भारत है ये इन के बीच में फैला हुआ है। और ये कर्क रेखा जो है भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो है संपूर्ण मानव जाति का 17% संख्या है। और अभी जो है वर्तमान में ये लगभग 17.5% हो गया है। तो आप 17% को नहीं ध्यान में रखकर 17.5% को यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में जो है ये 17.5% है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय प्रमाणिक समय यानी IST एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है। तो प्लस 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। हुंडू प्रपात निर्मित है। तो हुंडू प्रपात जो है ये स्वर्ण रेखा नदी पे निर्मित है, हुंडू प्रपात। भारत की सर्वोच्च चोटी है, भारत की सर्वोच्च चोटी जो है ये गॉडविन आस्टीन है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो हिम रेखा जो होती है ये 4300 से 6000 मीटर पूर्व में होती है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। तो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश जो है ये शिवालिक है। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है ये सेनोजोइक में हुआ है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत जो है ये निर्मित हुए हैं सेनोजोइक महाकल्प में।
छोटा नागपुर पठार एक अग्रगंभीर है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो देखिए, इसका अगर हम लोग बात करते हैं संरचनात्मक दृष्टि से, तो मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि मेघालय का जो पठार है ये दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। दूसरी बात है, यहाँ पे कश्मीर घाटी की रचना एक संभिनति में हुई है। तो कश्मीर घाटी की रचना जो है संभिनति में हुई है, ये बिल्कुल सही है। गंगा का मैदान की रचना एक अग्रगत में हुई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, तो ये गलत है। तो इसके हो जाएंगे ए, आपके ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो ये है भुवन पहाड़ी जो है ये मेघालय पठार का अंश नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है। तो इल्मेनाइट जो है ये टाइटेनियम का खनिज है, इल्मेनाइट। अगला क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जो हमारा ऐसा कुछ भारत है, हमारा प्यारा भारत जो है कुछ इस टाइप का है। तो जो हमारा भारत है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ये पूरा तटीय रेखा है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है हमारा पूरा तटीय रेखा में अप्रॉक्स आ जाता है। तो हम लोग अगर इसकी बात करते हैं, तो इसकी लंबाई जो है ये 5422.6 किलोमीटर की है, जो हमारे मुख्य भाग से लगा हुआ है तटीय रेखा। इसकी जो कुल लंबाई है ये 5422.6 किलोमीटर है। और जो हमारा द्वीप वगैरह है, ये मुख्य भूमि से दूर कुछ द्वीप वगैरह हैं, तो उसकी अगर हम लोग कुल लंबाई अगर बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे अंडमान निकोबार है इधर, है ना, तो इस तरह का अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है ये 2094 किलोमीटर है। लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, इन सब का मिलाकर। तो अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, तो जो हमारा संपूर्ण तटरेखा की लंबाई है, यानी द्वीप के साथ ये सारा द्वीप है, इधर भी द्वीप है, इन सबको मिलाकर 7516.6 किलोमीटर हमारा टोटल है। तो इसके अंदर हमारा कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है जो हम इस पे जा सकते हैं। तो आप इन फिगर का ध्यान रखिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहलाता है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट है, इसको सह्याद्री के नाम से हम लोग जानते हैं। वह दर्रा जो अधिकांश ऊंचाई में अवस्थित है, वह कौन सा दर्रा है। देखिए, अगर यहाँ पे हम इसके एक्सप्लेनेशन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो नाथुला की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये सर्वाधिक ऊंचाई पे अवस्थित है और ये 14,450 फीट की ऊंचाई पे है, यानी 4404 मीटर की ऊंचाई पे है। अगर हम लोग जोजिला की बात कर लेते हैं, तो जोजिला जो है 11,578 फीट की ऊंचाई पे है। रोहतांग दर्रा की बात कर लेते हैं, तो ये 13,044 फीट की ऊंचाई पे है। और खैबर दर्रा की बात कर लेते हैं, तो इसकी ऊंचाई जो है 3510 फीट है। देखिए, इन सब की ऊंचाई के बावजूद भी हमारे भारत के अंदर जो सर्वाधिक ऊंचाई पे अवस्थित दर्रा है, इसका नाम है यांगजी दीवान। यांगजी दीवान दर्रा जो है ये सबसे अधिक ऊंचाई पे है भारत में, और ये 5890 मीटर है। तो चूंकि विकल्प में उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो इसीलिए जो है इसका आंसर जो होगा वो ई हो जाएगा। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं इन सबों में से, तो इन सबों में से सबसे ज़्यादा जो है ऊंचाई पे है नाथुला दर्रा है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से जा सकते हैं, देख सकते हैं। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो लक्षद्वीप टापू जो है ये दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है, दक्षिण और पश्चिम भारत में अवस्थित है। अभी हम आपको बताए थे जो हमारा लक्षद्वीप है दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है ये प्रवाल उत्पत्ति का है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो लक्षद्वीप में जो है ये 36 द्वीप है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, यह कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ जो है, विदर्भ ये महाराष्ट्र का अंग है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश।
निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है ये मिलता है नीलगिरी की पहाड़ी पे। अगला क्वेश्चन है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी जो है ये कार्डमम की पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के जो 3 बड़े राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, तो ये राज्य है बिहार। क्षेत्रफल के अनुसार से तीसरा है और जनसंख्या के अनुसार तीसरा है और क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, तो ये है बिहार। लेकिन ये 2008 का डाटा था और अभी के अगर हिसाब से अगर हम लोग इसको देखते हैं तो बिहार जो है ये जनसंख्या के दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 12वां राज्य था। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान जो है 13वां हो गया था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ तो उसके पश्चात जो है ये बिहार का स्थान जो है पुनः 12वां हो गया है। तो आप इन सब बातों का ध्यान में रखिएगा। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ केंद्रित है? तो ये है दक्षिण भारत में। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो ये है हरियाणा। हरियाणा में जो है जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है भील जाति। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ये टोडा जो है ये केरल की जनजाति है, ये गलत है। टोडा जो है ये तमिलनाडु की जनजाति है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं भील जो है ये गुजरात की है, तो ये बिल्कुल सही है। गद्दी जो है ये हिमाचल प्रदेश की है, तो ये भी सही है। और कोटा जो है तमिलनाडु की है, तो ये भी सही है। देखिए अगर हम लोग इसके विकल्प डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो भील जनजाति जो है गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान इत्यादि में पाया जाता है। अगर गद्दी की बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कोटा जो है ये तमिलनाडु में पाया जाता है और टोडा जनजाति जो है ये तमिलनाडु में पाया जाता है। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ आकर गंगा नदी बनाती है? तो अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? क्वेश्चंस के अंदर है तो देवप्रयाग में। ये बार बार ये क्वेश्चंस आता है एग्जाम्स में अंदर। भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी की बात करते हैं तो तेल नदी जो है ये महानदी की सहायक नदी है। ये महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। ये उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है तेल नदी। और महानदी की जो अन्य सहायक नदियां हैं उसके अंदर है शिवनाथ, जोंक, हंसदो, इब, मांड। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है ये है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी जो है ये बंगाल के खाड़ी में गिरती है, यानी दोनों हो जाएंगे। तो आप इसके एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेनार, स्वर्णरेखा तथा ब्राह्मणी ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उपनदी है? तो ये है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो उत्तरी कोयल जो है, उत्तरी कोयल और बराकर नदी जो है, उत्तरी कोयल और बराकर नदी जो है ये गंगा नदी से आकर मिलती है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पटना जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के किनारे जो है भागलपुर स्थित है, कानपुर स्थित है, फतेहपुर स्थित है, उत्तरकाशी जो है ये स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है?
तो सूखा स्थान जो है ये लेह है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनकी ऊंचाई में भिन्नता ही उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो भारत की जो सर्वाधिक वर्षा है ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है दुमटी यानी लोम मिट्टी, दुमटी को ही हम लोग लोम कहते हैं। दुमटी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो दुमटी मिट्टी की बात करते हैं तो सभी प्रकार के कण मिलते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, दुमती मिट्टी को हम लोग दोमट मिट्टी भी कहते हैं। इसमें 40% बालू के कण होते हैं, जो बालू के कण आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मृतिका क्ले के कण भी होते हैं 40%, तो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और जो गाद होते हैं ये भी 20% पाए जाते हैं, तो इसके उपयुक्त सही हो जाएंगे। ये चिकना चिकना कण भी कहते हैं, वही क्ले जो होता है। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो पौधे को सबसे अधिक पानी जो है चिकनी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी की पावर जो होती है पानी को होल्ड करने की ज़्यादा होता है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो बिहार के क्षेत्र में जो सिंचाई होती है वो त्रिवेणी नहर से होती है। अगला क्वेश्चन है दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। देखिए, उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीच सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कें और विपणन यानी मार्केटिंग की बात कर रहा है, तो इसके हो जाएंगे डी सभी चारों, ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का जो रास्ता है, आइए हम लोग इस पे विचार करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कुशल सिंचाई की, तो ये तो बिल्कुल सही है कि अगर आप कुशल सिंचाई करेंगे तो आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। गुणवत्ता युक्त बीज की बात करते हैं तो इसकी भी ज़रूरत होती है। अगर आपकी बीज के क्वालिटी अच्छे होंगे तो आपके प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छे होंगे। अगर कीटनाशक की बात करते हैं तो इसकी तो ज़रूरत ही पड़ती है, और उर्वरक का भी प्रयोग हम लोग करते हैं, तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे ई यानी सभी हो जाएंगे। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, तो इंद्रधनुषीय क्रांति का जो संबंध है ये है हरित क्रांति से, नीली क्रांति से और श्वेत क्रांति से, यानी उपयुक्त सभी से। अगला क्वेश्चन है काली क्रांति। काली क्रांति किससे संबंधित है? तो काली क्रांति जो है ये कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है, काली क्रांति। अगला क्वेश्चन है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। तो देखिए, अगर हम लोग बात कर लेते हैं अभी फिलहाल की वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार, तो गेहूं के उत्पादक 3 राज्य हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो इसके अंदर जो है ये उत्तर प्रदेश जो होंगे ये ऑप्शन हो जाएंगे। 2020-21 के आंकड़ा में बता रहा हूँ आपको। सबसे ज़्यादा गेहूँ का पैदा होता है, तो अभी मैंने बताया उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश इसके ऑप्शन हो जाएंगे। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो गन्ना का जो पैदा होता है वो बिहार एवं उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा जो है ये उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे भी आप देख लीजिए 2020-21 में जो सभी उत्तर प्रदेश को चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादक माना गया है। भारत में एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है, तो वो है जम्मू कश्मीर, सेफ्रॉन के उत्पादन के लिए। नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो मूंगफली जो है नकदी फसल है, गन्ना जो है नकदी फसल है, जूट जो है ये भी नकदी फसल है, और ज्वार जो है ये नकदी फसल नहीं है। तो आप इस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, जब मैं कराऊंगा तो फिर आप देखेंगे। 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के संपन्न हैं। भारत के 2 राज्य जो बड़े पैमाने पे लौह अयस्क से संपन्न है, तो ये है मध्य प्रदेश और उड़ीसा। मध्य प्रदेश और उड़ीसा जो है ये लौह अयस्क से संपन्न राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो बैलाडीला में हेमेटाइट का खनन जो है ये होता है। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है, तो झारखंड में कोयला की खानें जो है ये झरिया में स्थित है। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो ये होता है झारखंड के अंदर।
झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, तो ये बिल्कुल सही है। धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, तो ये भी बिल्कुल सही है। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, तो ये भी बिल्कुल सही है। कार्य संचालन कीमतें, तो ये भी बिल्कुल सही है। कार्य उपयुक्त में से कौन सही है? तो ये सभी सही हैं, सॉरी हाँ, ये 1 2 3 4 ये सभी सही हैं। ये मैंने गलती से डी लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो भारत के अंदर सबसे पुराना तेल का भंडार जो है डिगबोई असम के अंदर है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा का संकट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1970 से 1980 के दशक में। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी। देखिए ये 1994 का डाटा था। अब अभी का डाटा जो है 2018-19 के डाटा के हिसाब से भारत में जो है प्रति व्यक्ति ऊर्जा का खपत जो है 0.6 टन तेल के बराबर है, जो वैश्विक प्रति व्यक्ति 1.8 टन का 1/3 है। तो इसका जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा ये सी सही है। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो कर्नाटक जो है ये सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। तो आइए इस पे विचार करते हैं। कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, तो ये बिल्कुल सही है। प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये भी सही है। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता की कमी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्ड के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसके सही। तो 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो टिस्को जो है ये टाटा नगर के नज़दीक स्थित है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया नगर जो है सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है बिहार के अंदर। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो तांबा उद्योग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये खेतरी के अंदर स्थापित है तांबा उद्योग। राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतरी जो है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान का। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है स्वर्णिम चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। तो भारत का जो है 40% सड़क परिवहन जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो अटल टनल जो है ये पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो अभी जो है ये प्रश्नकाल के समय की बात है, तो ये था त्रिवेंद्रम राजधानी यात्री ट्रेन जो अधिकतम दूरी तय करती थी। और भारत की जो सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन है ये गतिमान एक्सप्रेस है। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? यानी स्पीड पोस्ट के। तो स्पीड पोस्ट का आरंभ जो है 1986 में किया गया था। यह 1 अगस्त 1986 को प्रारंभ किया गया था स्पीड पोस्ट। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरप्रभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये जो है इसका जब हम आपको डिटेल कराएंगे तो फिर आपको हम बताएंगे इसके बारे में। अभी इस क्वेश्चन को छोड़कर चलते हैं आगे। पाट अंचल जो है अवस्थित है। तो पाट अंचल जो है ये झारखंड में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, झुमरी तिलैया रेडियो पर गीत की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? तो झुमरी तिलैया जो है ये झारखंड में स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो ये जो राज्य दिए हुए हैं इनमें जो अवरोही क्रम है ये है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश,
और उसके बाद है आंध्र प्रदेश, इसके बाद है बिहार। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो ये है कच्छ। कच्छ जो है ये सबसे बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन है असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो असम जो है ये 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। ये है पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। गद्दी ये लोक निवासी है, तो गद्दी लोक निवासी जो है ये हिमाचल प्रदेश के हैं। मैंने ऊपर भी आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में बताया था। बोडो निवासी हैं, तो बोडो निवासी जो हैं ये गारो पहाड़ी के हैं। बोडो निवासी गारो जनजाति हैं। गारो जनजाति ये कहाँ के हैं? तो आइए इसको देख लेते हैं। गारो जनजाति जो है ये मेघालय के हैं और इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए ये मेघालय, असम और मिजोरम तीनों राज्य में पाई जाती है। तो यहाँ पे असम भी दिया हुआ है, मेघालय भी दिया हुआ है और मिजोरम भी दिया गया है। इसीलिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा ये एक बार आप ध्यान रखिएगा इसका। तो उपयुक्त में से सभी विकल्प। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, तो भारत की सबसे बड़ी वाह नदी जो है ये गंगा है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो है ये कानपुर है। तिब्बत के मानसरोवर, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, तो वो जो है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये तीनों नदी जो है मानसरोवर झील के पास से निकलती है। अगला क्वेश्चन है मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी की तुलना करें। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए अधिकांश हिमालय नदियां जो हैं ये 12 मासी होती है, तो बिल्कुल सही है। जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं वर्षा के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं हिमालय नदी की ढाल जो है प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय नदी की बात कर लेते हैं तो हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसका 1 और 2 हो जाएगा। यानी कौन सी नदी जो है भ्रंश द्रोणी यानी फॉल्ट थ्रू से होकर बहती है? तो ये है नर्मदा नदी। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो देखिए ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां जो है नर्मदा है और ये ताप्ती है। तो इसके हो जाएंगे ऑप्शन ए। कावेरी नदी कौन राज्य से होकर गुजरती है? तो कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। सोन, नर्मदा एवं महानदी निकलती है। सोन, नर्मदा और महानदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो देखिए सोन और नर्मदा नदियों का जो उद्गम है ये अमरकंटक से होता है, जबकि महानदी जो है ये धमतरी के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। तो इन दोनों का अलग अलग है, तो इसके आप एक बार देख लीजिएगा। अगर हम लोग सोन और नर्मदा की बात करते हैं तो ये अमरकंटक से निकलती है। महानदी जो है ये धमतरी के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन जो है ये दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी जो है ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो भूमि बंधित नदी जो है ये लूनी है। लूनी जो है ये भूमि बंधित नदी है। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? तो ये है कोसी। कोसी जो है सबसे अधिक अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। दामोदर, कोयल, सुवर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा जो नदियां हैं ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है? तो इसका कारण जो है ये स्थल एवं समुद्र का विधेवी तापन है। अगला क्वेश्चन है आम्र वर्षा, मैंगो शावर है। मैंगो शावर क्या है? तो इसकी जब हम आपको डिटेल करेंगे तब फिर आपको समझाएंगे कि मैंगो शावर क्या होता है। देखिए ये मई महीने में होने वाली जो वर्षा होती है ना उसको आम्र वर्षा कहते हैं, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। आगे जो है कह रहा है कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े विंटर के मौसम में बारिश मिलती है? तो विंटर के मौसम में जो बारिश है ये तमिलनाडु के अंदर मिलता है। चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी जो है ये मेघालय में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सुमेलित करना है। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं और ये प्रदेश है, ये कहाँ कहाँ आता है प्राकृतिक आपदा? तो आइए हम लोग इसका देखते हैं।
कह रहा है कि बाढ़, बाढ़ जो है ये बाढ़ की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में बाढ़ आता है, तो इसका हो जाएगा 3। अगर हम लोग भूकंप की बात करते हैं तो भूकंप जो है ये आपके हिमालय के गिरिपाद में आता है, तो ये बिल्कुल सही है। सूखा की बात करते हैं तो झारखंड और उत्तरी उड़ीसा जो है ये सूखा के मार से झेलता है। और चक्रवात की बात करते हैं तो मध्य पूर्वी भारत जो है ये चक्रवात, ये सूखा की अगर हम लोग बात करते हैं तो सूखा हो जाएगा, मध्य पूर्वी भारत हो जाएगा, और चक्रवात जो है झारखंड और उत्तरी उड़ीसा जो है ये चक्रवात से झेलता है, तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, करेवास मृत्तिका जो जाफरन यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है, तो ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। रेगर किसका नाम है, तो रेगर जो है ये काली मिट्टी को हम लोग रेगर कहते हैं। रेगर मिट्टी सबसे ज़्यादा जो है ये कहाँ पाई जाती है, तो रेगर मिट्टी जो है ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। रेगुर नाम है, रेगुर जो है ये काली मिट्टी का नाम है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो ये वनारोपण के द्वारा बल लगाकर आप मृदा अपरदन जो मिट्टी कटती है उसको आप रोक सकते हैं। गंगा के मैदान को एक डॉट 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 के रूप में वर्णित किया गया है, तो गंगा के मैदान को ना जियो सिनक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कच्छारी मिट्टी कहलाती है, तो ये कहलाती है बांगर। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है नदियों द्वारा निर्मित है, तो ये मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी जो है ये नदियों के द्वारा निर्मित है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है, तो वन क्षेत्र का प्रतिशत है 20.7%। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, तो ये है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है, तो देखिए 2021 के ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है भारत में सर्वाधिक वनाक्षित क्षेत्र में जो है ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश जो प्रथम स्थान पे है, जबकि विकल्प में राज्यों में मिजोरम जो है सर्वाधिक प्रतिशत वाला भाग पर वनों का विस्तार मिलता है। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य जो है सबसे अधिक संख्या में जो है ये महाराष्ट्र के अंदर है। समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इनकी अनुमानित संख्या कितना है, तो देखिए अगर हम लोग तेंदुओं की बात करते हैं, तेंदुआ की बात करते हैं तो ये रिपोर्ट आई थी 2018 में, और इसके अनुसार जो है लगभग जो है 12,852 तेंदुआ है होने का अनुमान लगाया है। तो इसमें ऑप्शन में कुछ नहीं है, तो आप इस डाटा को ध्यान में रखिएगा। भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ डाटा दिए गए हैं, ये ओल्ड डाटा है, तो इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं, जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ना, ये क्वेश्चन जब हम एक्सप्लेन करेंगे तब हम आपको बताएंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग, तो ये करंट का क्वेश्चन है 2018 में जो अभी है, तो ये है आपको 31। अगला क्वेश्चन है, सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो सारण सिंचाई नहर जो है गंडक से निकलती है। त्रिवेणी नहर में किस नदी की पानी आता है, तो त्रिवेणी नहर में गंडक की पानी आता है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, भाखड़ा नांगल हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है सतलज नदी पे। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, तो ये है कावेरी नदी पे। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है, तो ये है कृष्णा और गोदावरी। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है, तो ये है महानदी पे। मैथान, बेलपहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पे बनाए गए हैं, तो ये है बराकर नदी पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी का झील है, तो ये है आपका, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बुल्लर झील जो है लोकटल झील है। देखिए बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है, लोकटल झील इसको हम लोग मणिपुर में है, ये मीठे पानी का झील है ये दोनों। तो बुल्लर और लोकटल झील जो है ये दोनों मीठे पानी का झील है। जबकि चिल्का झील की बात करते हैं, ये उड़ीसा में है, और सांबर झील जो है ये राजस्थान में है। चिल्का उड़ीसा और सांबर जो है ये राजस्थान में है, ये दोनों जो है खरे पानी का झील है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा।
भारत में कौन सा कृषि वित्त एग्रीकल्चर फाइनेंस का स्रोत नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। देखिए एग्रीकल्चर स्रोत का जो फाइनेंस है इनमें से कोई नहीं है। व्यापारिक बैंक ये तो बिल्कुल नहीं है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और ये सहकारी समितियां ये सब नहीं है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय को डॉट 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 को उगाने से है, तो ये है विभिन्न मौसमी पर 2 फसल। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो भारत के अंदर जो है द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में जो है ये इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीक का विस्तार करना, और ये दूसरा जो है इसका लक्ष्य जो है पशुपालन, सामाजिक वानिकी और मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। तो इसका हो जाएगा 2 और 4, यही सही है। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो नगदी फसल के अंदर जो है गेहूं नहीं आता है, गन्ना, कपास और जूट आता है नगदी फसल के अंदर। अगर हम लोग बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, तो ये किया है गेहूं के उत्पादन में। प्रमुख खाद्य फसल है, तो प्रमुख खाद्य फसल जो है ये चावल है। भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र का नाम बताइए। तो चावल के कटोरे का क्षेत्र की नाम अगर हम लोग बात करते हैं तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है, लेकिन ये जो है ये बदल चुका है डाटा, और अभी जो है इसके अंदर दिया भी नहीं है। तो इसके कृष्णा गोदावरी और डेल्टा क्षेत्र है। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो ये है चावल। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो ये है मूंगफली। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये महाराष्ट्र है, गुजरात है और तेलंगाना है। महाराष्ट्र और गुजरात जो है ये आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं साल दर साल, तो आप इन दोनों पे ध्यान रखिएगा सिर्फ। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो देखिए गन्ने के उत्पादन में जो डिसेंडिंग ऑर्डर है ये महाराष्ट्र है, सॉरी उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। अगर सबसे अधिक गन्ना का जो उत्पादन राज्य होता है ये है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु में होता है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो शुष्क भूमि के लिए जो सर्वाधिक उचित फसल है ये मूंगफली है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो रबर उत्पादक राज्य है ये केरल है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जो है रबर उत्पादन में अग्रणी है? तो ये है केरल। भारत में सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता हैं, तो ये है, देखिए अगर हम लोग 2020 के आंकड़ों के अनुसार करते हैं तो भारत विश्व में चाय का दूसरा और चीन जो है ये पहला बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता, सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वहीं दूसरी तरफ अगर भारत दाल के उत्पादन एवं उपभोग के प्रश्नकाल के से वर्तमान तक अग्रणी स्थान पर बना हुआ है, तो आप इसमें दाल के साथ भी जा सकते हैं, चाय के साथ भी जा सकते हैं, और वर्तमान के संदर्भ में इस प्रश्न का उत्तर जो होगा दाल होना चाहिए, समझे? इसका तो उत्तर है वो दाल होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो देखिए गिरनार की पहाड़ी है, यहाँ पे चाय का बागान नहीं है। कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो ये है पुलनेज, जो कर्नाटक के क्षेत्र में नहीं है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, तो चाय का। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है, तो पटसन उत्पादक राज्य जो है ये पश्चिम बंगाल है। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो ये है द्वितीय। एल्युमिनियम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अयस्क है, तो एल्युमिनियम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अयस्क जो है ये बॉक्साइट है। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो ये है पंजाब के अंदर लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? तो देखिए चांदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो राजस्थान और कर्नाटक में उपलब्ध होता है। मिनरल बुक ईयर 2020 के अनुसार जो है भारत में चांदी के प्रमुख राज्य उत्पादक राज्य हैं, एक है राजस्थान, दूसरा कर्नाटक है। जो इसमें से दोनों में से कोई नहीं है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, इसको नहीं।
निम्नलिखित खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो देखिए, अगर भारत की हम लोग बात करते हैं खनिज के उत्पादन में जो विश्व में अग्रणी है, तो 2019 की बात करते हैं तो अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक जो है ये ब्राजील है, और तंबा का सबसे बड़ा उत्पादक जो है चिली है, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है अमेरिका है, और लॉ एश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो भारत जो है अभी फिलहाल इसमें से किसी में भी नहीं है, ये डाटा बदल चुका है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अब्रक उत्पादक करता है? तो अब्रक का उत्पादक जो है ये झारखंड करता है। अगर हम लोग यहाँ पे एक देखते हैं तो कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक अब्रक का उत्पादन करता है। तो देखिए, ये 2005 के डाटा के अनुसार जो था झारखंड था, ये सही था 2005 के डाटा के अनुसार, लेकिन अब जो है ये डाटा चेंज हो चुका है और 2020 के अनुसार जो है जो अब्रक का उत्पादन होता है अभी केवल आंध्र प्रदेश के अंदर हो रहा है अब्रक का उत्पादन। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि अब्रक का उत्पादन जो है केवल आंध्र प्रदेश में हो रहा है, और जबकि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र एवं बिहार जो है ये अब्रक के भंडारक राज्य हैं, यानी भंडार है लेकिन उत्पादन नहीं हो रहा है। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य का पहचानिए, तो ये है बिहार। 1994 के समय के हिसाब से ये बिहार था, उस समय बिहार और झारखंड जो एक था, तो ये सबसे अधिक खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य था बिहार। लेकिन ये बंटवारा के बाद जो है ये डाटा बदल चुका है, और ये देखिए 2015 और 16 के डाटा के अनुसार जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार जो है ये खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य है। तो आप इन राज्यों को ध्यान रखिएगा। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है। तो कोयला उत्पादन की अगर हम लोग बात करते हैं मिनरल ईयर बुक 2019 के अनुसार, तो भारत के अग्रणी कोयला उत्पादन राज्य निम्न प्रकार है। देखिए, छत्तीसगढ़ है नंबर 1 कोयला उत्पादन में, फिर दूसरे पे है उड़ीसा और तीसरे पे है झारखंड। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ना कि इसको। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो कोरबा कोयला क्षेत्र जो है ये छत्तीसगढ़ के अंदर अवस्थित है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो ये है लौह अयस्क खनन है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो रेडियम जो है ये पिच ब्लेंड से प्राप्त किया गया था। भारत का पहला पनबिजली यानी हाइड्रो पावर स्टेशन शक्ति केंद्र आरंभ हुआ है। तो ये हुआ है शिव समुद्रम में। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो गत दशक में भारत में जो ऊर्जा उत्पादन का ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है, तो ये बिल्कुल सही है। ये 2005 के डाटा के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको। विश्व में प्रति व्यक्ति जो ऊर्जा उपभोग में भारत जो है ये न्यूनतम है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और इसमें जो है ये कह रहा है कि ऊर्जा स्रोत का जो योगदान है ये 1% से कम है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का जो योगदान है ये 1% से कम है। ये गलत है। ये गलत है इसलिए क्योंकि अभी के डाटा के हिसाब से जो है ये ऊर्जा स्रोत का जो योगदान है 9.9% है, यानी लगभग 1% से अधिक है। तो ये भी सही है ना। तो आप इस डाटा के हिसाब से इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कतिय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी घाट से होकर आयोजित किए गए हैं। इन उद्योग की ऐसी अवस्थी का प्रमुख कारण क्या है? तो ये है गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों के उत्तम श्रेणी लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना एवं इस क्षेत्र के इस्पात निर्यातक की तुलना सुविधा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? तो ये हैं 64 है और 40,000 किलोमीटर है। ये 1992-93 के डाटा के अनुसार मैं बताया हूँ। और अभी जो है 31 मार्च 2019 के स्थिति के अनुसार जो है भारत में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, और वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार जो है देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या जो है ये इतना किलोमीटर हो गई है। तो आप इस डाटा को आप ध्यान में रखिएगा। ये सब डाटा बहुत पुराना डाटा है।
भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, तो रेल मार्ग जो है 1853 के अंदर तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है, तो बड़ी लाइन के दो पटरियों के बीच की दूरी जो होती है ये 5.5 फीट की होती है। मार्गुआमो पतन स्थित है, मार्गुआमो पतन जो है ये गोवा में स्थित है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है, तो ये राज्य जो है भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जाने वाला है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी ये स्थित है, तो ये सुल्तानपुर जो है ये आपको गुड़गांव में स्थित है, हरियाणा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है, तो भारती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, तो प्रवाल भित्ति जो है ये कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। और इसी के साथ जो है ये 165 क्वेश्चंस जो है ये इंडियन ज्योग्राफी का यहीं पे एंड होता है। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब मैं इसका डिटेल आपको बताऊंगा, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, इसका डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं पूरा न्यू अपडेट के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा। तो जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।